हम यहाँ पे कोर्ट को देख रहे थे। कोर्ट में बताया गया है कि ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। सारे जजेस और मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर को छोड़ के जो लीगल रूप से, कानूनी रूप से ऑथोराइज है कि वो साक्ष्य ले सकते हैं, एविडेंस को ले सकते हैं, वो कोर्ट की डेफिनेशंस में बताए गए हैं। अब कंक्लूसिव प्रूफ को क्या समझते हैं? कंक्लूसिव प्रूफ का डेफिनेशन में पढ़ रही हूँ कि मीन्स वन फैक्ट इज डिक्लेयर बाय दिस अधिनियम टू बी अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। द कोर्ट शैल ऑन द प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज अ प्रूफ एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट। तो मतलब ये कहता है कि अगर किसी एक तथ्य को इस अधिनियम ने प्रूफ डिक्लेयर कर दिया है तो वो प्रूफ माना जाएगा। उसके लिए कोई दूसरा जो है एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया जाएगा उसको डिसअप्रूव करने के लिए, कि एक बार एक फैक्ट प्रूफ हो गया है तो उसको प्रूफ मान लिया जाएगा। सेल नॉट अलाउ, उसके लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप एविडेंस दें उस पर्पस के लिए कि वो डिस्प्रूव किया जाए। एक तथ्य के प्रूफ होने पे कोर्ट ने अगर उसको डिक्लेयर कर दिया है तो वो चीज़ प्रूफ मानी जाएगी, उसके लिए आपको साक्ष्य वापस से देने नहीं दिया जाएगा, डिसअप्रूव हो जाएंगे आप देने से। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है। अब क्या है, अब आप सी में डिसअप्रूव्ड का डेफिनेशन देखेंगे। तो डिसप्रूव में ये है कि व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग अ मैटर बिफोर इट कोर्ट ईदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कोर्ट ये मान के चल रहा है कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और कंसीडर ये समझ रहा है, कंसीडर कर रहा है कि इट नॉन एग्जिस्टेंस आर सो प्रोबेबल, इसका जो नॉन एग्जिस्टेंस है वो इतना प्रोबेबल है कि जो एक सामान्य व्यक्ति, एक प्रूडेंट मैन कैन ऑट, वो समझ सकता है उन परिस्थितियों में कि दिस फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये चीज़ है कि कोर्ट उसको विश्वास कर रही है कि वो तथ्य जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और एक परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति भी उस चीज़ पे विश्वास कर ले कि वो फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर आप हिंदी में देखें तो जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पे विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना संभाव्य, इतना प्रोबेबल, यानी कि संभाव का मतलब होता है प्रोबेबल, समझे कि उस विशिष्ट मामले में, परिस्थितियों में किसी समझदार व्यक्ति को, यानी कि एक प्रूडेंट मैन को अनुमान वो अपना लगा सके कि उस तथ्य का उसके ऊपर वो तथ्य अस्तित्व में नहीं, तो ये डिस्प्रूव्ड हो गया। डॉक्यूमेंट की मीनिंग आप देखेंगे कि मैटर एक्सप्रेस, कोई भी मैटर एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है और अदरवाइज रिकॉर्ड किया गया है। एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है या रिकॉर्ड किया गया है। कैसे रिकॉर्ड किया गया, किन सब्सटेंस के थ्रू, वो बताया गया है। लेटर के थ्रू, फिगर के थ्रू या मार्क के थ्रू या किसी भी अदर मीन्स के थ्रू, किस मकसद से किया गया है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड, इस चीज़ से कि हम उसको इंटेंट रखते हैं कि यूज़ करेंगे, और विच मे बी यूज्ड, और यूज किया जाएगा किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट में हमने क्या चीज़ें पढ़ी, मैटर को एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है या रिकॉर्ड किया गया है, किस चीज़ पे, किस सब्सटेंस पे, अपॉन अ सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स, ये सब्सटेंस हो गए, या कोई अदर मीन्स के थ्रू। इंटेंट क्या है कि हम उसको यूज्ड करेंगे, और विच में भी यूज्ड, या किया जाएगा उसका यूज, किस लिए, मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए या किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड में उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है। इसमें लाइन से इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि राइटिंग क्या है, डॉक्यूमेंट है। वर्ड, प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ, ये भी डॉक्यूमेंट है। मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेन स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर, जो कार्टून आप बनाते हैं, ये सब चीज़ें भी जो डॉक्यूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ईमेल पे, सर्वर पे, लॉग पे, ये भी डॉक्यूमेंट है, लैपटॉप पे, फोन मैसेजेस पे। अब एविडेंस की मीनिंग, मीन्स एंड इंक्लूड, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मीन्स और इंक्लूड कहीं बात आ जाए तो आप इसको इंक्लूसिव डेफिनेशन के तौर पे लीजिएगा।
तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है एविडेंस। अब एविडेंस में आपका ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों प्रकार के डॉक्यूमेंट्स एविडेंस को बताए गए कि एविडेंस कैसे आप ले सकते हैं, ओरल एविडेंस भी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी। तो ओरल एविडेंस वही है कि स्टेटमेंट जो आप स्टेटमेंट विच गिवन इलेक्ट्रॉनिकली जो कोर्ट परमिट करता है और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय अ विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ द फैक्ट अंडर इंक्वायरी, और सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस इसको कहते हैं कि कोर्ट परमिट करता है, रिक्वायर करता है कि मेड बिफोर इट बाय, किसी कोर्ट के सामने आप बोलिए किसी विटनेस के द्वारा, जो मैटर फैक्ट जिस पे तथ्य चल रहा है या जो इंक्वायरी में चल रहा है उस पर आप कोई भी विटनेस आके उस चीज़ को बताए, कोर्ट के सामने बोले, तो ये ओरल एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या इंक्लूड करता है, इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटल कोई भी रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए, तो ये आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रेजेंट किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएंगे। ये डिफाइन नहीं करता है एविडेंस को रियल सेंस में, ये बस कैटेगरी बताया कि एविडेंस कैसे आप लोगे, तो एक ओरल माध्यम से लोगे, एक डॉक्यूमेंट्री माध्यम से लोगे, यही चीज बताई गई है। अब इसमें एक केस आप जो है प्रीलिम्स में पूछा जाता है उस पर आप अपना ध्यान दे सकते हैं। पुष्पा देवी एम जाटिया वर्सेस एमएल वार्धवान का केस। इस केस में ये कहा गया है कि एविडेंस ऑब्टेन थ्रू अनडिजायरेबल मीन्स, कोई भी साक्ष्य जो अनडिजायरेबल मीन्स से प्राप्त किया गया है कैन ऑल्सो बी टेकन कंसिडरेशन, उसको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड यही है कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट होनी चाहिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसा एविडेंस होना चाहिए, अगर अनडिजायरेबल मीन से भी कैसे भी तरीके से आपने उस साक्ष्य को प्राप्त किया है उसको न्यायालय अपने कंसिडरेशन में ले सकती है, लेकिन उसका एक ही चीज़ है कि वो रेलेवेंट होना चाहिए। अब रेलेवेंट के लिए आपको वही चीज़ रेफर करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 3 से लेके 50 के बीच में, वो क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। तो ये पुष्पा देवी की केस में कहा गया है कि एविडेंस की मीनिंग आप देखें। और यहीं से एक और चीज़ आप जान सकते हैं, ब्रेन वर्सेस वाइट रेवन एंड फ्यूमेस का केस है। इस केस में ये कहा गया कि एविडेंस लॉ जो है वो लेक्स फोरी होता है, ये लेक्स लॉ से नहीं होता है, ये लेक्स फोरी होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है जो मैंने डिस्कस कर लिया। एविडेंस हम लोग देख लिए। अब एफ में क्या बात होती है, फैक्ट। फैक्ट क्या है, एनीथिंग, एनी स्टेट ऑफ थिंग, एनी रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, कोई भी चीज़ को, कोई भी स्टेट ऑफ थिंग, कोई भी चीज़ जिसको आप अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सके। कोई भी मेंटल कंडीशन विच अ पर्सन इज कॉन्शियस, कोई मानसिक दशा जिसकी जानकारी किसी व्यक्ति को हो, ऐसी मानसिक दशा जिसकी जानकारी उस व्यक्ति को हो। तो ये हो गया। अब इसमें जो लाइन से इलस्ट्रेशंस है उन पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। अब पूछता है कि फैक्ट क्या है, तो कोई भी सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जो सर्टेन ऑर्डर में अरेंज्ड है वो फैक्ट्स है। दूसरा, किसी पर्सन ने सुना या देखा वो भी एक फैक्ट है। पर्सन ने कोई शब्द बोला वो भी एक फैक्ट है। दैट अ पर्सन होल्ड अ ओपिनियन, कोई व्यक्ति एक विचार को धारण करता है वो भी एक फैक्ट है। इंटेंशन है उसका, गुड फेथ है, फ्रेडुलेंटली है, पर्टिकुलर वर्ड को यूज करता है, सेंसेस को, वो भी सारी चीजें फैक्ट में आएगी। अब फैक्ट इन इशू को देखेंगे हम। फैक्ट इन इशू हमारा जी में बताया गया है। फैक्ट इन इशू मतलब फैक्ट विच ईदर बाय इटसेल्फ और कनेक्शन विथ अदर फैक्ट, वो फैक्ट खुद या उसके साथ कोई दूसरा फैक्ट इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट। एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, एजर्टेड, डिनाइड इन सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलो। वो फैक्ट खुद या उसके कनेक्शन में दूसरा फैक्ट जो उसके एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस को, नेचर, एक्सटेंट, राइट और लाइबिलिटी को एक एजर्ट कर रहा है, दूसरा डिनाई कर रहा है। तो ये हमारा फैक्ट इन इशू हो गया। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर एनी कोर्ट रिकॉर्ड द इशू ऑफ फैक्ट टू द फैक्ट विच असर्टेड और डिनाइड इन आंसर इज अ इशू ऑफ फैक्ट। वही चीज कि एक कोर्ट में कोई चीज को असर्ट किया गया, दूसरे को
डिनाई, उसी तरफ से डिनाई कर दिया गया। तो एक चीज आप एजर्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ से डिनाई किया जा रहा, तो वो फैक्ट इन इशू है। तो फैक्ट इन इशू विवादक तथ्य कहते हैं इसको, विवादक तथ्य, ये एजर्ट किया, मना कर दिया गया, तो ये आपका फैक्ट इन इशू है। अब इसके भी इलस्ट्रेशंस को ध्यान में देखने वाली बात है कि ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए किसका अभियुक्त है? मर्डर का अभियुक्त है। और अपने ट्रायल में फॉलोइंग फैक्ट इन इशू है, उसके खुद के ट्रायल में फॉलोइंग चीजें फैक्ट इन इशू बताई गई है। दैट ए कॉज बी डेथ, ए ने किसकी डेथ कारित की है? बी की डेथ कारित की है। ए इंटेंडेड टू कॉज बी डेथ, ए की मंशा क्या थी? बी की मृत्यु कारित करना थी। ए हैड रिसीव अ ग्रेव सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, ए ने क्या प्राप्त किया है? सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन कहाँ से प्राप्त किया है? बी से प्राप्त किया है। दैट एट द टाइम ऑफ डूइंग सच एक्ट कॉज बी डेथ वॉज द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, ए जो है उस समय जब वो कार्य को कर रहा था, बी का डेथ कर रहा था, वॉज रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के दौरान वो जो है इनकैपेबल था नेचर ऑफ एक्ट को जानने में। तो ये सारी चीजें जो हमारी फैक्ट इन इशू है। अब मे प्रिज्यूम पढ़ लेंगे हम, फिर शैल प्रिज्यूम है, कंक्लूसिव प्रूफ हमने बता दिया, नॉट प्रूफ देख लेते हैं। नॉट प्रूव्ड में क्या है? नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। प्रूव्ड में हम देखते हैं, प्रूव्ड आफ्टर कंसीडरिंग अ मैटर बिफोर इट कोर्ट ईदर बिलीव इट एग्जिस्ट, कोर्ट किसी भी मैटर को कंसीडर करने के बाद ये विश्वास करेगी कि वो एग्जिस्ट करता है, और ये समझेगी कि उसका एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल है कि प्रूडेंट आदमी भी एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ये विश्वास कर ले कि वो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट में है, ऐसी चीजें हैं प्रूफ। और नॉट प्रूव्ड हमने बोल ही दिया कि नाइदर प्रूव्ड ना डिसप्रूव्ड है वो। अब हम देखेंगे रेलेवेंट फैक्ट। डिसप्रूव्ड में ये था कि प्रूडेंट आदमी जो है ऐसे सर्कमस्टांसेस में बिलीव करे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और प्रूव्ड में क्या था कि प्रूडेंट आदमी बिलीव करे कि वो एग्जिस्ट करता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। रेलेवेंट फैक्ट क्या है? व्हेन वन फैक्ट कनेक्टेड विथ अदर इन एनी वे, किसी भी प्रकार से एक तथ्य जो है दूसरे तथ्य से कनेक्टेड है, इन एनी अदर वे, रेफर टू दिस प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम रिलेटेड टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इस अधिनियम में जो प्रोविजंस रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से बताए गए हैं, उसमें कहीं एक तथ्य जो है दूसरे तथ्य से जुड़ा हो, तब हम उसको रेलिवेंट मानेंगे। सेल प्रिज्यूम क्या है कि इस अधिनियम में डायरेक्ट किया गया है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट इट रिगार्ड द फैक्ट इज प्रूव्ड। अगर कोर्ट ने किसी भी तथ्य को प्रिज्यूम कर लिया कि वो क्या है, प्रूव्ड हो चुका है, तो वो प्रूव माना जाएगा, जब तक कि अनलेस एंड अनटिल इट डिसप्रूव, जब तक कि आप उसको डिसअप्रूव ना करें। तो अगर सेल प्रूव्ड है तो कोर्ट ने किसी भी तथ्य को ये मान लिया कि ये प्रूफ हो चुका है, तो वो प्रूफ ही माना जाएगा। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको एविडेंस देके डिसअप्रूव करा सकते हैं, ये आपका सेल प्रिज्यूम है। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ में क्या था? कंक्लूसिव प्रूफ में ये था कि जब कोर्ट जो है एविडेंस मिल गया उसको और वो बिलीव कर ली कि ये जो फैक्ट है, कंसीडर कर ली इस मैटर में कि डिक्लेयर कर दी अधिनियम के द्वारा कि ये क्या है, ये प्रूव्ड हो चुका है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। एक फैक्ट को उसने प्रूव्ड मान लिया कोर्ट ने कंसीडर करके, तो फिर अलाउ नहीं किया जाएगा आपको साक्ष्य देने से, उसको डिसअप्रूव करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कंक्लूसिव प्रूफ में। लेकिन सेल प्रिज्यूम में क्या है? आपके पास ऑप्शन है, आप अलाउड हो कि आप उसको डिसअप्रूव कर सकते हो। अब इसमें देख लीजिएगा, इसका जो क्लॉज 2 है वो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन को बताता है कि अगर इस संहिता में कोई भी चीज़ जो है नहीं बताई गई है, कुछ चीज़ छूट जाता है, या कोई वर्ड्स आपको रेफर करने हैं, या कोई एक्सप्रेशन पता करना है जो इसमें मेंशन नहीं किया गया इस संहिता में, तो आप कहाँ किस संहिता का कहाँ जो चीज़ें मेंशन की गई है वहाँ से ले सकते हैं। तो आईटी एक्ट से ले सकते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से ले सकते हैं, न्याय संहिता से ले सकते हैं। न्याय संहिता में जो मीनिंग है असाइन की गई है वही इस संहिता में भी मान ली जाएगी। तो इस तरीके से पूरा हमारा ये डेफिनेशन क्लॉज जो है वो एंड होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे, सेक्शंस को शुरू करेंगे। मेनली हमारा रेलेवेंट जो फैक्ट्स है वही चलेगा, 3 से लेकर 14 तक के सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे।
आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू। आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को।